नमस्कार दोस्तों, 4 फरवरी 2019 करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। पहली न्यूज़ है इंस्टेक्स, जो कि है इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंजेस। ये यूरोपियन यूनियन और ईरान के बीच में एक फाइनेंशियल एग्रीमेंट टाइप का है, जिससे यूएस ने जो फिर से सैंक्शंस लगा दिए ईरान के ऊपर, उसका इफेक्ट ईयू पे ना आए, यूरोपियन यूनियन पे ना आए। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर दूसरा है एक 220 केवी की श्रीनगर एलुस्टेंक द्रास कारगिल लेह ट्रांसमिशन लाइन डाली गई है, जिससे विंटर्स के दौरान इन इलाके में रहने वाले लोगों को काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट को इनॉग्रेट किया गया है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई जी ने। 1 जनवरी 2019 को स्टैब्लिश किया था, तो इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको हम देखेंगे। फिर आईएनएफ ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया है। देखिए, आईएनएफ ट्रीटी को मैं पहले बता चुका हूं, तो यहां पे मैंने बहुत डिटेल में नहीं बताया, तो इसलिए मैं आपसे बोलूंगा कि मेरी सारी करंट अफेयर्स की वीडियोस को लाइन से देखिए, डेली बेसिस पे देखिए, क्योंकि मैं करंट अफेयर्स को रिपीट नहीं करता हूं। हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि आज की करंट अफेयर्स में कोई ऐसा टॉपिक इंक्लूड होना चाहिए जो मैंने नहीं किया, तो हो सकता है मैंने उसको कल की वीडियो में ही कर दिया हो। ठीक है, तो आप डेली बेसिस पे मेरी वीडियोस को देखते हैं। उसके बाद एक बेस्ट प्रैक्टिसेस सर्वे हुई थी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कराई थी, इसके बारे में बात करेंगे, रिजल्ट्स देखेंगे। फिर एक कुक दुकू लिटरेचर फेस्टिवल हुआ है बच्चों का नोएडा में, इसके बारे में बात करेंगे। फिर दो एडिटोरियल आर्टिकल्स मैंने आपको जोड़े हैं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बहुत कहते हैं इनोवेटिव टाइप की थिंकिंग आपको नजर आएगी। तो एक का टॉपिक है हेडिंग टुवर्ड्स स्ट्रेटेजिक इंस्टेबिलिटी। ये हैप्पीमन जैकब जी ने लिखा है, जो कि डिफेंस अफेयर्स में, डिफेंस स्टडीज में एक बहुत ही जानी मानी पर्सनालिटी है। ठीक है, बहुत बड़े टीचर भी हैं, तो हिंदी एडिटोरियल है ये। फिर एक लाइव मिंट का एडिटोरियल है, जिसमें टेलीकॉम कंसोलिडेशन के बारे में बात की गई है कि हमारे जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स हैं, भारती एयरटेल हो गए, वोडाफोन हो गए, इन सब का मर्जर्स की बात हो रही है, तो उसमें क्या हो रहा है उसके बारे में देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। फिर तो सबसे पहली न्यूज़ जो है वो है इंस्टेक्स से रिलेटेड, जिसका नाम है इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंजेस। ये एक तरीके का पेमेंट मैकेनिज्म है जिसको यूरोपियन यूनियन ने सेट किया है, ताकि ईरान के साथ जो उसका ट्रेड है उसको सिक्योर किया जा सके। और यूएस ने जो फिर से सैंक्शंस लगा दिए हैं ईरान के ऊपर, उसका इफेक्ट यूरोपियन यूनियन पे ना आए। देखिए, बराक ओबामा जी के टाइम पे बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही ज्यादा निगोसिएशंस के बाद P5+1 आपने सुना होगा, यानी जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट 5 मेंबर्स ने जर्मनी ने मिलकर ईरान से बहुत दिन तक डिस्कशन किया था, और बहुत मेहनत से एक डील साइन की गई थी, जिससे सैंक्शंस हटा दिए गए थे ईरान पे, और ईरान ने अपने सारे न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को IAEA के लिए ओपन कर दिया था। उस पूरी मेहनत को बर्बाद कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, और फिर से सैंक्शंस लगा दिए ईरान के ऊपर। तो यूरोपियन यूनियन ने बोला है कि हमको ये यूएस सैंक्शन को स्कर्ट करते हुए हमें ईरान के साथ एक ट्रेड के मैकेनिज्म को शुरू करने की शुरुआत करनी है, जो कि उन्होंने इंस्टेक्स से की है। तो डायरेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस नहीं होंगे इसमें। इसका कैसा, मतलब एग्जैक्ट फंक्शनिंग इसकी कैसी होगी, वो धीरे धीरे पता चलेगा। अभी अभी तो ये आया है, इसको पेरिस में रजिस्टर किया गया है। 3 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं इसमें, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस। इसकी जो इनिशियल कैपिटल है वो 3000 यूरो है, और इसके सुपरविजरी बोर्ड में इन तीनों कंट्रीज के मेंबर होंगे, फ्रांस, जर्मनी और यूके के। तो इस प्रोजेक्ट को आपकी फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन की गवर्नमेंट तो सपोर्ट कर ही रही हैं, साथ साथ एक फॉर्मल इंडोर्समेंट दिया है सारे के सारे 28 ईयू मेंबर्स ने। पहले इसमें नॉन सैंक्शनेबल ट्रेड में हम लोग आगे बढ़ेंगे। नॉन सैंक्शनेबल ट्रेड मतलब जिन फील्ड्स में यूएस ने इनके ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं, उसको हटाते हुए नॉन सैंक्शनेबल फील्ड्स में हम लोग ट्रेड को आगे बढ़ाएंगे, जैसे कि फूड में मेडिसिन पहुंचानी है, मेडिकल डिवाइसेस पहुंचाने हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों में यूरोपियन यूनियन ईरान के साथ अपने ट्रेड को बढ़ाएगा। तो जब ये चीज़ सामने आई है, तो ऑब्वियसली बात है किसको अच्छा नहीं लगेगा, यूएसए को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि यूएसए ने अपने सैंक्शंस लगा रखे हैं ईरान के ऊपर। तो यूएसए ने बोला है कि उसका मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन है ईरान के ऊपर, और अगर ईयू इसमें इंटरफियर करेगा तो ईयू पे भी हम कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। हालांकि वो कार्रवाई कितनी होगी पता नहीं है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन अपने आप में बहुत बड़ा है फ्रेंड्स। ठीक है, और अब अमेरिका बड़ा जरूर है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। ठीक है, नॉमिनल बेसिस पे सबसे बड़ी इकोनॉमी अभी भी है, पर अब इतनी बड़ी नहीं रह गई है कि वो किसी को भी अपने हिसाब से धमकाते फिरें। ठीक है, वो खासकर यूरोपियन यूनियन और रशिया, चाइना जैसे लोगों को तो मुश्किल है यूएस को धमकाना, क्योंकि चाइना भी ईरान के साथ रिलेशंस रख रहा है, रशिया भी ईरान के साथ रिलेशंस रख रहा है, और ईयू जो कि हमेशा से यूएसए का पार्टनर रहा है, अब ईयू अगर ईरान के साथ इस तरीके का ट्रेड कर रहा है, तो वो यूएसए के लिए एक बहुत बड़ा धक्का माना जाएगा। ठीक है, तो सबसे ये एक यूए का, ईयू का मतलब यूरोपियन यूनियन का एक फर्स्ट कॉन्क्रीट और फॉर्मल स्टेप है,
जिसने ये जो ट्रम्प का यूनिलैटरल डिसीजन था ना कि भाई हम न्यूक्लियर डील से विड्रॉ कर पाएंगे। देखिए जब ट्रम्प जी ये डिसीजन ले रहे थे कि हम ये सैंक्शंस फिर से लगाएंगे ईरान के ऊपर, तब ट्रम्प जी के ऊपर बहुत प्रेशर था अलग अलग क्वार्टर से, इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन और उनके डोमेस्टिक इनसाइड ऑफ यूएस से भी बहुत प्रेशर था कि इस न्यूक्लियर डील को आप कैंसिल मत करिए, सैंक्शंस मत लगाइए। बट फिर भी उन्होंने यूनिलैटरली विड्रॉ किया है, तो ये यूरोपियन यूनियन को उतना पसंद नहीं आया। इंस्टेक्स का लॉन्च ये बहुत क्लियरली ये बात बताता है। ठीक है, अब इससे क्या एग्जैक्टली आगे होने वाला है, कितना ट्रेड बढ़ेगा, क्या यूएस ईयू का एंगल बनेगा, वो समय के साथ आपको पता चल जाएगा, तो वो बाद में देखेंगे। फिर 220 केवी की श्रीनगर एलुस्टेंग द्रास कारगिल लेह ट्रांसमिशन लाइन शुरू की गई है। आपको इस मैप में ये जम्मू एंड कश्मीर का मैप नजर आ रहा है फ्रेंड्स, ये पूरा इस इसकी बाउंड्री लाइन गई हुई है। अब इसमें आप देखिए यहाँ पे लेह है, यहाँ कारगिल, यहाँ द्रास और यहाँ एलुस्टेंग है, और नीचे की तरफ आ जाएंगे तो आप श्रीनगर है। ठीक है, तो अब देखिए ये पूरी जो रेड लाइन है ये इस ट्रांसमिशन लाइन को डिनोट कर रही है, और आप देखिए कि ये रेड लाइन इधर श्रीनगर से नॉर्दर्न ग्रिड से जुड़ जाती है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आया कि फ्रेंड्स ये रेड लाइन ने जब नॉर्दर्न ग्रिड के साथ जुड़ गई तो इसका मतलब ये जो लेह वाला इलाका था ना, जो कि बिल्कुल अभी तक अलूफ माना जा रहा था, जो कारगिल लेह के इलाके थे जिनको बिल्कुल ही अलूफ माना जा रहा था, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी उतनी ढंग से नहीं पहुंच पा रही थी, प्रॉब्लम्स हो रही थी, उसको अब नॉर्दर्न ग्रिड से जोड़ दिया गया है। नॉर्दर्न ग्रिड से जोड़ दिया मतलब अब इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो नेटवर्क है ना इंडिया का, वो लेह तक पहुंच गया है, कारगिल तक पहुंच गया है। अब इसका क्या फायदा होगा, क्या फायदा नहीं होगा, ये हम देखेंगे। एक बात और बताना चाहूंगा कि लेह और कारगिल में 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स फंक्शनल है। लेह में 45 मेगावाट का निमो बाजगो हाइडल प्रोजेक्ट है, कारगिल में आपका चूतक हाइडल प्रोजेक्ट है 44 मेगावाट्स का। तो इसको हम लोग इंटर रिलेट करके देखते हैं। तो ये 335 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन है, और आप इस मैप में देखोगे फ्रेंड्स तो आपको समझ में आएगा। देखिए आपको पता है कि पूरा जम्मू एंड कश्मीर का इलाका अभी हमारे कंट्रोल में नहीं है, हालांकि वो हमारी ही जगह है जिसको इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है। तो ये लगभग मैप कुछ ऐसा है कि इतना एरिया आपका चाइना के पास है, और लगभग यहाँ से कटा कटा कुछ ऐसा है, तो इतना एरिया आपका पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और बाकी हमारा है जम्मू एंड कश्मीर। तो आप समझ सकते हैं बाकी में इतनी बड़ी लाइन एक बहुत बड़ा एरिया कवर करती है, ऑलमोस्ट पूरे ही वो जम्मू एंड कश्मीर को नॉर्दर्न ग्रिड से जोड़ रहा है। तो पावर ग्रिड ने इसको कंस्ट्रक्ट किया है। 4 नए स्टेट ऑफ द आर्ट 220/66 केवी गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन बनाए गए हैं द्रास, कारगिल, खालसी और लेह में। ठीक है, स्टेट ऑफ द आर्ट जरूरी थे बनाने क्योंकि ये इतने एक्सट्रीम कंडीशंस में है ये पावर स्टेशन कि इनका बहुत अच्छा और एडवांस्ड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस कंडीशंस में, ऐसी वेदर कंडीशंस में पावर स्टेशंस का भी ऑपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इससे होगा क्या इन पावर स्टेशंस को बनाने से, ट्रांसमिशन लाइन को ले जाने से, कि अब इन जगहों पे भी 24/7 क्वालिटी पावर मिलेगी हर वेदर कंडीशन में। और जो इसको बनाने का खर्चा आया है वो 95:5 में बटा है, यानी 95% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी और 5% जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट देगी। और इसके इंप्लीमेंटेशन से होगा क्या कि लद्दाख रीजन के जो लोग हैं जिनकी हार्श विंटर्स में बिल्कुल ही हालत खराब हो जाती है, हार्श विंटर्स में ये कारगिल लेह जैसी जगहों पे, द्रास जैसी जगहों पे -50 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, उससे भी नीचे चला जाता है। तो उस समय पे उनके पास सरप्लस पावर रहे, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई रहे, ये बहुत जरूरी है। प्लस आपको ये पता है फ्रेंड्स कि लेह हाइडल पावर स्टेशन और कारगिल हाइडल पावर स्टेशन जो कि मैंने अभी आपको मैप में दिखाए, वो जरूर वहां पे पानी से इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो पानी गर्मियों में तो अवेलेबल हो पाता है बट सर्दियों में उतना अवेलेबल नहीं हो पाता। देखिए इस रीजन से इंदस बहती है, और जब इंदस वहां से बहती है फ्रेंड्स, तो इंडियन गवर्नमेंट की ये कोशिश थी कि इंदस इससे पहले कि पाकिस्तान चली जाए उससे कुछ ना कुछ बिजली बना के वहां के लोगों को दे दी जाए। तो हाइडल पावर स्टेशन बना दिए 45 मेगावाट के और 44 मेगावाट के, जो कि मैंने दिखाया। ये आपके निमू, बाजगू और चूतक इनका नाम है। ठीक है, 2013 से ये पावर बना रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब गर्मियां होती हैं तो पानी उतना होता है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को बनाया जा सकता है, बट जब सर्दियां आ जाती हैं तो काफी हद तक बर्फ जम जाती है और जो पानी का फ्लो है उस नदी में वो बहुत कम हो जाता है। तो कम फ्लो की वजह से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को एफिशिएंटली बनाया नहीं जा सकता। तो विंटर्स में ये हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स उतने यूजफुल नहीं रह जाते हैं, इनकी पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है। जबकि समर्स में ये एक्सेस पावर पैदा कर सकते हैं, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा पावर पैदा कर सकते हैं।
तो इस ट्रांसमिशन लाइन ने एक बहुत बड़ी चीज की है कि इस ट्रांसमिशन लाइन ने आपकी नॉर्दर्न ग्रिड से जोड़ दिया है लेह और कारगिल को। तो अब लेह और कारगिल के ये जो एनटीपीसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, क्या होगा कि ये अपनी फुल कैपेसिटी में चलेंगे। अब तक ये सब ऑप्टिमल कैपेसिटी में चल रहे थे क्योंकि ग्रिड कनेक्टिविटी नहीं थी। सब ऑप्टिमल कैपेसिटी कि मान लीजिए 45 मेगावाट और 44 मेगावाट ये प्लांट्स पैदा कर सकते हैं, बट उतना पैदा नहीं करेंगे समर में। क्यों नहीं पैदा करेंगे? क्योंकि एक्स्ट्रा बिजली का वो करेंगे क्या? अगर पहले ग्रिड कनेक्टिविटी होती तो जितनी एक्स्ट्रा बिजली बचती वो नॉर्दर्न ग्रिड को फीड कर देते और उसका पैसा उनको पावर ग्रिड दे देती, तो कुछ कमाई हो जाती, जिससे कि आपके एम्प्लॉयमेंट मिल जाता लोकल पीपल को। विंटर्स में क्या होता कि भाई एक्स्ट्रा एनर्जी जो चाहिए वो ग्रिड से वो ले लेते। तो अब ये हो जाएगा। अब क्या होगा कि वो अपने फुल कैपेसिटी पे चलेंगे, पावर प्लांट्स फुल कैपेसिटी पे चलेंगे। मतलब कि समर में जो भी एक्स्ट्रा पावर वो प्रोड्यूस करेंगे वो नॉर्दर्न ग्रिड में फीड कर देंगे और उसका पैसा पावर ग्रिड उनका दे देगा, तो उनकी थोड़ी बहुत कमाई हो जाएगी। जब विंटर्स आएगी तो विंटर्स में ऑब्वियस ही बात है उनके पास हाइडल पावर कम हो जाती है, आपका पानी बर्फ बन जाता है, फ्लो कम हो जाता है, तो बिजली का प्रोडक्शन कम होता है हाइडल प्रोजेक्ट से। तो उस समय पे 100 से 150 मेगावाट ग्रिड से, नॉर्दर्न ग्रिड से वो खींच लेंगे ये दो हाइडल पावर प्लांट्स, क्योंकि अब ये नॉर्दर्न ग्रिड से कनेक्ट हो चुके हैं इस 220 केवी की ट्रांसमिशन लाइन से। तो विंटर्स के टाइम पे अब इनको नॉर्दर्न ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी और इनको इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज्यादा जरूरत थी फ्रेंड्स। इनको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत क्यों थी इसके बारे में भी हम बात करते हैं। देखिए क्या है फ्रेंड्स कि लद्दाख में सर्दियों में क्या होता है, ठंडी बहुत है, लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, पावर की जरूरत है। तो वो डीजल जनरेटिंग सेट्स आपको मिलेंगे लद्दाख में। जब भी आप विंटर्स में देखोगे, विंटर्स देखिए लद्दाख में और ये जो जम्मू के अपर जाले इलाके, जो द्रास इलाका है, लेह का इलाका है, कारगिल का इलाका है, यहाँ पे एलुत्सोंग का इलाका है, यहाँ पे मिलिट्री प्रेजेंस बहुत जबरदस्त है, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट की प्रेजेंस बहुत जबरदस्त है। लोग भले कम रहते हो लेकिन ऑब्वियसली सेंसिटिव एरिया है, उस जगह पे हम लोग एक वॉर लड़ चुके हैं पाकिस्तान के साथ कारगिल में, तो मिलिट्री प्रेजेंस बहुत जबरदस्त। तो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट पर जो वहां के जो सिविलियन पीपल है वो सब लोग डीजल जनरेटिंग सेट्स पे बहुत डिपेंड करते हैं। तो ये डीजल से जनरेटर चला के बिजली पैदा करते हैं। अब डीजल से अगर आप जनरेटर चलाओगे तो उससे धुआं निकलेगा, धुआं निकलेगा तो पॉल्यूशन होगा, जो कि लद्दाख के इतने साफ एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि लद्दाख की इतनी प्रिस्टीन ब्यूटी है, इतनी अच्छी नेचुरल ब्यूटी है, कभी मौका मिले तो जाइए। अभी तक मैं गया नहीं हूं पर मैं भी जल्दी कोशिश कर रहा हूं जाने की। तो वहां पे अगर आप डीजल को ज्यादा फूकेंगे तो ज्यादा धुआं निकलेगा, ज्यादा पॉल्यूशन होगा। तो इस ग्रिड के आ जाने से क्या होगा कि अब इलेक्ट्रिसिटी उस इलाके में पहुंच पाएगी तो इन्वायरमेंट को भी फायदा है, इन्वायरमेंट बर्बाद नहीं होगा। तो 2266 करोड़ की प्रोडक्ट्स को ये भी फायदा हो रहा है। फिर डीजल जलाने से एक तो एनवायरनमेंट को घाटा था ही, साथ साथ डीजल महंगा भी पड़ता था लोगों को, क्योंकि सर्दियों में वहां पे डीजल के रेट्स बहुत जबरदस्त महंगे हो जाते थे, क्योंकि वो अलूफ इलाका है, पूरे इंडिया से थोड़ा पार दूर है, ठीक है, लॉजिस्टिकल ट्रांसपोर्ट उतना अच्छा नहीं है, तो वहां पे डीजल पहुंचते पहुंचते बहुत महंगा हो जाता है। और सर्दियों में तो बहुत ही ज्यादा महंगा हो जाता है क्योंकि सबको जरूरत है, तो महंगा पड़ता है। लेकिन अब इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी तो सस्ती पड़ेगी। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, जब पावर यहाँ पे 24/7 पूरे साल रहेगी, यानी 365 दिन अगर वहां पे पावर है, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन पहुंच गई है, तो टूरिज्म भी बढ़ेगा सर्दियों में वहां पे। अभी क्या है, सर्दियों के टाइम पे वहां पे इतने निगेटिव में टेम्परेचर चले जाते हैं, लोगों की हिम्मत नहीं होती वहां जाने की, और इसलिए भी हिम्मत नहीं होती क्योंकि वहां पे पावर सप्लाई अच्छी नहीं है। अब क्या है, इन ट्रांसमिशन लाइन के चलते वहां पे पावर सप्लाई जब बहुत अच्छी हो जाएगी तो टूरिस्ट पूरे 365 दिन वहां पे जा पाएंगे। तो इस ट्रांसमिशन लाइन से बहुत कुछ अच्छा होने की बात हो रही है, और 2014 में इसका फाउंडेशन स्टोन डाला गया था। तो ये बहुत बड़ी बात है, एक अचीवमेंट है प्रेजेंट मोदी गवर्नमेंट के लिए कि 4.5 साल में ये प्रोजेक्ट पूरा कर दिया गया है। लेकिन आपको पता है कि इंडिया में कभी ऐसे प्रोजेक्ट 4.5 साल में पूरा नहीं करे जाते, तो ये इस गवर्नमेंट की तारीफ करने वाली बात है। मैं सपोर्टर तो नहीं हूं इस गवर्नमेंट का, बट यस, इस गवर्नमेंट ने इतना तो मानना पड़ेगा कि बहुत सारे स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स को टाइम में कंप्लीट किया है, जो कि पहले नहीं हो पाते थे। ठीक है, आई एम पर्सनली नॉट अ सपोर्टर ऑफ दिस गवर्नमेंट, बट हाँ, जो अच्छा है किसी गवर्नमेंट का वो तो हमको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। फिर आंध्र प्रदेश, अगली न्यूज है। आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसके फाउंडेशन स्टोन को रखा है रंजन गोगोई जी ने, जो कि हमारे प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जी ने इनको इन्वाइट किया था इसको इनॉग्रेट करने के लिए। तो आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट का जो मेन कॉम्प्लेक्स बनेगा उसका फाउंडेशन स्टोन रखा है। उसके साथ साथ
तब तक जो इंटरिम हाई कोर्ट की बिल्डिंग जो उसके बगल में है उसको भी इनॉग्रेट उन्होंने किया है। आपको पता है 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट बना था, क्योंकि जो पुराना हाई कोर्ट था वो अब तेलंगाना का हाई कोर्ट बन गया है। ठीक है, तो अब टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इंडिया में कितने हैं? 25 हैं। तो साथ साथ जब इन्होंने फाउंडेशन स्टेन रखा तो उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हमारी जुडिशरी से रिलेटेड बातें की, ये बताया कि बार काउंसिल का क्या रोल होगा, ये बताया कि हमारी जुडिशरी पास क्या चैलेंजेस हैं, कितने पेंडिंग केसेस हैं, कैसे जो डिस्ट्रिक्ट जजेस की पोस्ट खाली है उनको भरा जाएगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ बात की, काफ़ी कुछ लोगों को गाइड किया। तो ये सब चीज़ें हुई हैं। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि हमारे देश में 25 हाई कोर्ट्स हैं, 29 स्टेट्स हैं, 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो टोटल 36 टेरिटरीज आप कह सकते हो। 29 स्टेट्स, 7 यूनियन टेरिटरीज, पर हाई कोर्ट केवल 25 है। तो ऐसा क्यों? इसको मैं एक अलग वीडियो में भी कवर कर दूंगा, क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि कितनी लोग इस करंट अफेयर्स की वीडियो को देख रहे हैं। तो 36 हाई कोर्ट्स होना चाहिए देखिए टेक्निकली तो, क्योंकि 29 स्टेट्स से 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। पर अगर 25 हाई कोर्ट्स हैं तो इसका मतलब है कि कुछ हाई कोर्ट्स के पास ज्यादा चार्जेस हैं। तो कौन कौन से हैं? बॉम्बे हाई कोर्ट के पास महाराष्ट्र का तो है ही, साथ साथ दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव, गोवा का, तो 3 यहाँ पे हो गए। फिर कोलकाता हाई कोर्ट के पास वेस्ट बंगाल का तो है ही, अंडमान निकोबार आइलैंड्स का भी है। कभी भी आप पोर्ट प्लेयर जाएंगे तो वहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा सर्किट बेंच ऑफ द कलकत्ता हाई कोर्ट, आप जाएंगे तो मिलेगा। तो इनके पास एक एक्स्ट्रा चार्ज है, तो 3 और 1 कितना हो गया? 4 हो गया। फिर आगे चलते हैं, मद्रास हाई कोर्ट के पास तमिलनाडु पौंडीचेरी का चार्ज है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया, 1 एक्स्ट्रा है इनके पास। गुवाहाटी के पास असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का चार्ज है, तो आसाम की तो कैपिटल ही है गुवाहाटी, तो 1 तो ये हो ही गया। उसके अलावा कितने एक्स्ट्रा हैं? तो नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, तो 3 का एक्स्ट्रा है इनके पास, तो 1 और 3 हो गए। फिर केरला हाईकोर्ट पास केरला का तो है ही, साथ साथ लक्षद्वीप आइलैंड्स का भी है, तो लक्षद्वीप आइलैंड का 1 एक्स्ट्रा। फिर पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट के पास पंजाब का तो है ही, हरियाणा चंडीगढ़ 2 का एक्स्ट्रा, तो वो पहले के 4, तो 4 3 7, 1 8, 2 10, 1 11, यानी 11 चार्जेस एक्स्ट्रा हैं। 25 हाई कोर्ट है और 25 हाई कोर्ट्स के पास 11 चार्जेस एक्स्ट्रा है, तो टोटल कितने हो गए? 36 हो गए, और 29 और 7 36 ही होता है। तो आपको मैथ्स समझ में आ गई कि क्यों हमारे देश में केवल 25 हाई कोर्ट है। अब हम आगे चलते हैं, आईएनएफ ट्रीटी के बारे में बात करेंगे। आईएनएफ ट्रीटी को इफेक्टिव ऑन 2 फरवरी सस्पेंड कर दिया है। यूएस ने अपने ऑब्लिगेशंस को और इस ट्रीटी से कंप्लीटली 6 महीने के अंदर विड्रॉ कर लिया है। 6 महीने के टाइम लिमिट क्यों दिया गया है? क्योंकि यूएसए ने रशिया से बोला है कि आप 1987 की ट्रीटी के सारे प्रोविजन से कंप्लाई अगर करेंगे तो हम इस ट्रीटी में वापस आ जाएंगे। ट्रम्प जी ने बिल्कुल सीधा सीधा स्टेटमेंट दिया है रशिया को, क्योंकि मिस्टर ट्रम्प का और रशिया का यह मानना है कि बहुत सालों से मिस्टर ट्रम्प और यूएसए का यह मानना है कि बहुत सालों से रशिया इस ट्रीटी के टर्म्स को मान नहीं रहा है। अब देखिए, आईएनएफ के बारे में मैं अपने पहले की वीडियोस में बात कर चुका हूं, इसलिए मैंने यहां पे बहुत ज्यादा उसके बारे में डिस्कस नहीं किया है। मैं चीजों को रिपीट नहीं करता हूं अपनी वीडियोस में करंट अफेयर्स की, इसीलिए मैं आप कह रहा हूं कि आप मेरी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो को रोज देखिए, क्योंकि यहां पे हो सकता है कि आपको लगे कि मैंने जल्दी आईएनएफ को खत्म कर दिया, जबकि इससे पहले की वीडियोस में आईएनएफ ट्रीटी को मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो अब यूएसए ने अपने जो भी ऑब्लिगेशन है उनको सस्पेंड कर दिया, क्योंकि यूएसए कहना था कि इस तरीके की ग्राउंड बेस्ड मिसाइल्स, और देखिए ये आईएनएफ ट्रीटी कहती क्या थी? आईएनएफ ट्रीटी का ये कहना था कि मीडियम रेंज की जो मिसाइल्स है ना उनके प्रोडक्शन को बैन करिए। 1987 में ये ट्रीटी आई थी, और 1987 में जब ये ट्रीटी आई थी बोला गया था कि दिस ट्रीटी वाज वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर ईजिंग टेंशंस ऑफ द कोल्ड वॉर। उस समय कोल्ड वॉर खत्म होने को था, और कोल्ड वॉर इसलिए खत्म हो रहा था क्योंकि इस ट्रीटी का बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट था उस समय पे, मतलब सोवियत यूनियन 1987 में सोवियत यूनियन था, ठीक है, और यूएसए, ये दोनों जानते थे कि अगर ये दोनों आपस में लड़ेंगे तो दोनों न्यूक्लियर पावर से दोनों तबाह हो जाएंगे, इसलिए लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि उनको पता था कि म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन तय है। तो फिर उसके बाद ये ट्रीटी आई, आईएनएफ ट्रीटी, और इसने बहुत हद तक टेंशंस को ईज किया। ओके, बट अब यूएसए ने ऑब्लिगेशन सस्पेंड कर दी, और रशिया ने पलट के ये बोला है कि अब अगर यूएसए ही विड्रॉ कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम भी विड्रॉ कर जाएंगे। और ये जो टिट फॉर टैट वाली जो थ्योरी होती है ना फ्रेंड्स, ये कभी भी अच्छी नहीं होती है। आप कर रहे हैं तो हम भी कर लेंगे विड्रॉ, ये कभी भी ठीक नहीं होता, तो ये सही नहीं हुआ है। और एक्सपर्ट्स का ये बोलना है कि इसके चलते ये जो स्टार्ट ट्रीटी है ना, इसको भी खतरा आ जाता है। तो 2010 में स्टार्ट ट्रीटी आई थी। स्टार्ट ट्रीटी में क्या था कि यूएस और रशिया की जो लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर सिस्टम्स है ना, उनके टेस्टिंग पे और उनके यूज पे थोड़ा बहुत एक दूसरे के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी। ठीक है, तो स्टार्ट ट्रीटी भी खतरे में आने की बात हो रही है। और आईएनएफ के अंदर ये बोला गया कि यूएसए ने भले ही सस्पेंड कर दी हो अपने ऑब्लिगेशंस, पर यूएसए ने लैंड बेस्ड मीडियम रेंज की मिसाइल्स बहुत कम बनाई हैं।
ठीक है, ऐसा बोला जाता है, बट रशिया ने बना रखी है और वो जल्दी डिप्लॉय कर सकता है। प्लस चाइना ने तो बना ही रखी है मीडियम रेंज की, क्योंकि चाइना आईएनएफ का मेंबर था नहीं। तो यूएसए को रशिया और चाइना दोनों से थ्रेट लगता है, इसलिए यूएसए ने विड्रॉ कर लिया है। और यूएसए ने बोला है कि अगर रशिया इस ट्रीटी की प्रोविजंस को अभी भी मान लेता है तो हम 6 महीने के अंदर फिर से इस ट्रीटी को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस सर्विसेज सर्वे हुआ है अभी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने सर्वे कराया है, और बजट फॉर्मुलेशन में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं स्टेट्स, उनकी रैंकिंग हुई है। 4 पैरामीटर्स में हुआ है सर्वे। पब्लिक डिस्क्लोजर, यानी पब्लिक को क्या क्या बताया गया, बजटरी प्रोसेस कैसा रहा, पोस्ट बजट यानी बजट आने के बाद फिजिकल मैनेजमेंट किस तरीके से किया गया, और बजट को किस तरीके से ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया गया और सिटीजन फ्रेंडली बनाया गया। तो इस सर्वे में नंबर 1 पोजीशन आई है आसाम की, दूसरे पे आंध्र प्रदेश, तीसरे पे उड़ीसा। और यह बोला गया कि आसाम ही केवल एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसने बजट अवेयरनेस कैंपेन कंडक्ट किया 17 डिस्ट्रिक्ट्स में। तो याद रखिएगा, ये टॉप की रैंकिंग आसाम की है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। हो सके तो याद रखिए किसने कराया, ये याद रखिए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कराया। फिर एक लिट फेस्ट हुआ है जिसका नाम है कुक दुकू लिट फेस्ट। ये पहला एडिशन हुआ है, 2 से 3 फरवरी को हुआ है नोएडा में, 2 दिन का था। चिल्ड्रंस लिटरेचर फेस्टिवल था, तो बहुत सारी फन और इंटरैक्टिव एक्सरसाइजेस कराई गई वहां पे चिल्ड्रंस के लिए। बहुत सारे सेलिब्रेटेड और अवार्ड विनिंग पर्सनालिटीज ने वहां पे आके पार्टिसिपेट भी किया है। अब इसके बाद हम लोग 2 एडिटोरियल्स की बात करेंगे। एक हिंदू में पब्लिश हुआ है एडिटोरियल, ठीक है, और एक लाइव मिंट में पब्लिश हुआ है। तो पहला है हेडिंग टुवर्ड्स स्ट्रेटेजिक इंस्टेबिलिटी। तो देखिए, अभी इसमें ये बोला गया है इस एडिटोरियल में कि 2018 के एंड में हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने 3 नई एजेंसी बनाई है, डिफेंस साइबर एजेंसी, डिफेंस स्पेस एजेंसी, स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन। और ये इसलिए बनाया गया कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी को जो नए चैलेंजेस आ रहे हैं ना, उनको थोड़ा ठीक किया जा सके, उनसे लड़ा जा सके। और क्या हुआ था कि नरेश चंद्र टास्क फोर्स बनी थी एक, और चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बनी थी। उन्होंने ये अपने रिकमेंडेशंस दिए थे कि 3 सेपरेट ज्वाइंट कमांड बनाइए आप साइबर स्पेस और स्पेशल ऑपरेशंस डोमेन में। तो अब ये कहा जा सकता है कि गवर्नमेंट ने इस कमेटी की बात मानी, लेकिन इस कमेटी ने जो कहा था और गवर्नमेंट जो करने वाली है उसमें बहुत फर्क है। पहली बात तो ये जो 3 एजेंसीज को स्टैब्लिश करने की बात की है गवर्नमेंट ने, अब तक ये स्टैब्लिश हुई नहीं है, सिर्फ बोला है कि स्टैब्लिश की जाएगी। प्लस नरेश चंद्र टास्क फोर्स और चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने बोला था कि 3 सेपरेट ज्वाइंट कमांड बनाइए। अब यहां पे ज्वाइंट कमांड पे ध्यान दीजिए, यानी ज्वाइंट कमांड ऑफ साइबर, ज्वाइंट कमांड ऑफ स्पेस, ज्वाइंट कमांड ऑफ स्पेशल ऑपरेशन डोमेन। तो ज्वाइंट कमांड का मतलब यह है कि आप पहली बात इन एजेंसीज को बहुत सारी ताकत दे रहे हो, लेकिन इंडिया में जिस तरीके से बात हो रही है इन एजेंसी बनने की, ये बोला जा रहा है कि उतनी पावरफुल ये होंगी नहीं। ठीक है, फिर इंडिया में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इन 3 एजेंसीज की बनने की, तो ये बोला जा रहा है कि जो स्पेस कमांड वाली एजेंसी बनेगी उसको एयरफोर्स हेड करेगी, जो स्पेशल ऑपरेशंस कमांड वाली एजेंसी बनेगी उसको आर्मी हेड करेगी, और तीसरी वाली साइबर कमांड वाली को नेवी हेड करेगी। बट ये तो नरेश चंद्र टास्क कमेटी ने नहीं बोला, नरेश चंद्र कमेटी का बोला था ज्वाइंट कमांड, यानी स्पेस वाली में, स्पेशल ऑपरेशंस कमांड वाली में और साइबर कमांड में तीनों ज्वाइंट कमांड हो। ज्वाइंट मतलब स्पेस में भी तीनों का इन्वॉल्वमेंट हो, यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों का, स्पेशल ऑपरेशंस में भी तीनों का इन्वॉल्वमेंट हो, साइबर में भी तीनों का इन्वॉल्वमेंट हो। क्योंकि अगर आप अलग अलग एजेंसी की कमांड अलग अलग आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को दे दोगे तो फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगी इंटर कोऑर्डिनेशन वाली, क्योंकि फिर आर्मी अलग ऑपरेट करेगी, नेवी अलग ऑपरेट करेगी, एयरफोर्स अपना अलग ऑपरेट करेगी। ठीक है, अब बात हो रही है कि दुनिया में ऐसा क्या हो रहा है कि इस चीज पे बात होने के लिए बात आई है। देखिए, हैप्पीमैन जैकब जी है ना, जो ये डिफेंस के बहुत बड़े एनालिस्ट माने जाते हैं, ठीक है, तो इनकी बातों का काफी वजन रहता है पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में, खासकर डिफेंस फील्ड में। तो अभी जो मिलिट्री थिंकिंग में जो करंट फोकस चल रहा है वो बहुत सारी और चीजों पे आ गया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल नए हाईटेक इनोवेशंस आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट आ गया है, बिग डाटा एनालिसिस आ गए, एनालिटिक्स आ गए, सैटेलाइट जैमर आ गए, हाइपरसोनिक स्ट्राइक टेक्नोलॉजी आ गई है, साइबर कैपेबिलिटी, स्पेक्ट्रम डेनियल, हाई बीम लेजर्स, इवन एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स बनने लगी हैं कि सैटेलाइट को तोड़ के नीचे गिरा देंगी। अब बात यह है कि जब इतनी गजब की कैपेबिलिटीज और टेक्नोलॉजीज आ रही हैं पूरी दुनिया में मिलिट्री की, तो इंडिया उनको टैकल करने में कहां स्टैंड करता है? क्या इंडिया के पास ये पावर है कि इस तरीके के, मतलब आप मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस को, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को ला पाए? अगर इस तरीके का कोई अटैक उसके ऊपर हो जाए, जो कि बहुत अनलाइकली है, तो उसको हैंडल कर पाए, क्योंकि प्रिपेयर तो आपको अपने आप को करना ही पड़ेगा। ठीक है,
तो इस चीज पे बात हो रही है। अब देखिए इसमें क्या है फ्रेंड्स कि बहुत सारे एंगल्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है, और ये बोला जा रहा है कि ये सब चीजें जो हो रही हैं ना, ये बहुत डिसरप्टिव नेचर रखती हैं चीजों को। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात करो कि जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स थे, तो पहले क्या हो रहा था कि अब ये बात चल रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप चाइना और रशिया के पर्सपेक्टिव से सोचोगे, तो चाइना और रशिया क्या सोचते हैं कि यूएस के पास जो भी टेक्नोलॉजीज हैं, अगर मान लीजिए यूएस उन पे अटैक मारता है, ठीक है, तो यूएस की जो लॉन्ग रेंज नॉन न्यूक्लियर वेबसाइट भी है ना, वो चाइना और रशिया के जो सेटल्ड न्यूक्लियर सिस्टम है उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो पहला अटैक अगर यूएस चाइना रशिया पे कर देता है, तो भले ही चाइना रशिया उसके बाद अपने सर्वाइविंग न्यूक्लियर मिसाइल से अटैक करेंगी, लेकिन यूएस की डिफेंस सिस्टम्स इतने स्ट्रांग हैं कि काउंटर अटैक को हैंडल कर सकते हैं। तो इसलिए चाइना रशिया आपस में कभी कभी एप्रीहेंसिव हो जाते हैं कि ये गड़बड़ ना हो जाए, हम लोग कहीं ना कहीं यूएस के सामने कमजोर हैं। फिर जो साइबर और डिजिटल इनेबल्ड सिस्टम है ना, ये भी खतरनाक है। जैसे आजकल की डेट में साइबर अटैक ये एक अलग डायमेंशन बन गया है वॉरफेयर का। तो अगर मान लीजिए कोई जबरदस्त सा साइबर अटैक हो जाता है कहीं पे, बहुत खतरनाक सा, तो उसकी वजह से बहुत सारा केओस आ सकता है और उस केओस में चलते एक कन्वेंशनल वॉर ट्रिगर हो सकता है। तो इस तरीके की बहुत सारी बातें चल रही हैं। तो ये कहा जा रहा है कि केवल डायरेक्ट न्यूक्लियर वॉर शुरू होगा ये जरूरी नहीं है, ठीक है, हो सकता है साइबर वॉर पड़े और साइबर वॉर के चलते एक कन्वेंशनल वॉर ट्रिगर हो जाए। फिर अभी अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, यूएस ने बोला कि वो आईएनएफ ट्रीटी से विड्रॉ कर रहे हैं। तो अब आईएनएफ ट्रीटी से विड्रॉ कर लिया है और अब यह कहा जा रहा है कि यूएस अब अपनी खुद की ऐसी मिसाइल्स डेवलप करेगा, चूंकि उसने ट्रीटी से विड्रॉ किया है तो वो भी डेवलप करेगा। अगर वो डेवलप करेगा तो रशिया भी करेगा, चाइना भी आगे बढ़ेगा। प्लस यूएस ने अभी अभी क्या किया कि फिर से सैंक्शंस लगा दिए ईरान के ऊपर। तो सुनने में आ रहा है ईरान भी अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। तो एक तरीके से ये हर चीज एक दूसरे को ट्रिगर कर रही है, ठीक है, कहीं पे भी ये रुक नहीं रही है, बढ़ाती जा रही चीजों को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट करती चली जा रही। फिर अगर आप चाइनीज टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो चाइनीज भी मिलिट्री टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा रहा है, क्वांटम कंप्यूटिंग में आगे जा रहा है, 3D प्रिंटिंग में आगे जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, इन सब चीजों में चाइना बहुत आगे जा रहा है। क्योंकि चाइना किस हिसाब से ऑपरेट कर रहा है, चाइना यूएस की कैपेबिलिटीज को देख रहा है कि यूएस के पास ये टेक्नोलॉजिकल पावर है तो हमको भी उसको मैच करना है। लेकिन अब चाइना का नेबर इंडिया है, तो जितना ज्यादा चाइना टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होगा, इंडिया को लगेगा कि यार हम कमजोर हैं, तो इंडिया भी कोशिश करेगा कि इस तरीके की हमारे पास कुछ पावर्स हो, कुछ टेक्नोलॉजीज हो, कुछ हो हमारे पास ऐसा। अब अगर इंडिया इनकी तैयारी करेगा तो बगल में पाकिस्तान है, वो भी अप्रेंसिव हो जाएगा कि भाई इंडिया के पास इतना कुछ आ गया, हमारे पास भी होना चाहिए। तो एक तरीके से ट्रिगर ऑफ कर देगा चीजों को, ठीक है, बहुत चीजों को मतलब स्टेबल करने के बजाय एक तरीके की रेस लगा देगा कि नहीं हमको भी इस चीज में आगे बढ़ना है, जो कि देखा जाए तो एक तरीके से सही नहीं है। तो अब सवाल यह आता है कि क्या इंडिया की जो गवर्नमेंट हो, क्या इंडिया के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो डिफेंस स्ट्रैटेजिस्ट हैं, क्या वो इस चीज को टैकल करने के लिए पूरी तरीके से इक्विप्ड हैं? क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो 3 एजेंसीज बन रही हैं और तीनों का चार्जेस अलग अलग एयरफोर्स, आर्मी, नेवी को दिया जा रहा है, वो उतनी इफेक्टिव नहीं होंगी, क्योंकि इनको पहली बात तो इतनी पावर दी नहीं गई है। नरेश चंद्र टास्क फोर्स ने कहा था कि ज्वाइंट कमांड बनाओ, ज्वाइंट कमांड के पास बहुत सारी सेल्फ मेकिंग पावर्स होती हैं जो कि इन एजेंसीज को नहीं दी जाएंगी। प्लस बोला जाता है कि जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग पावर है ना इंडिया में, वो सिविल सर्विसेज डोमिनेट करती हैं, उसमें ब्यूरोक्रेट्स की चलती है, और ब्यूरोक्रेट्स हो सकता है उस चीज के एक्सपर्ट ना हो। तो ये एक बात उठाई गई है इस आर्टिकल में। इससे आपको बहुत सारे वैलिड पॉइंट्स मिल जाएंगे अपने यूपीएससी के मेंस में लिखने के लिए। इस आर्टिकल को मैं आपसे बोलूंगा एक बार आप पढ़ें भी जाके। फिर उसके बाद फ्रेंड्स एक लाइव मिनट का एडिटोरियल है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री जो इंडिया में है वो कंसोलिडेट हो रही है, और ग्लोब में भी, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूरोपियन मार्केट्स में भी कंसोलिडेट हो रही है। तो वो क्यों हो रही है, इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जो टेलीकॉम मार्केट इंडिया में थोड़ा बहुत कंसोलिडेट हो रहा है, कैसे हो रहा है आपको पता है, लास्ट ईयर वोडाफोन इंडिया और एडिटोर सेलुलर का मर्जर हुआ था। फिर रिलायंस कम्युनिकेशन जो 2002 में आया था, तो जब ये इंट्रोड्यूस किया था इसने अपने आप को मार्केट में, तो तरखाट सा मचा दिया था मार्केट में, लेकिन अब इसने बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया है। फिर अभी सुनने में आ रहा है कि जो 2 सबसे बड़ी कंपनीज है इंडिया की, वोडाफोन और भारती, वो अपने टावर बिजनेस को मर्ज कर रही हैं। फिर अपने रिसोर्सेज को मिला के वो फाइबर एसेट्स बनाने की बात कर रही हैं, ताकि अपने फाइनेंसेस को बचा सकें, अपनी एनर्जी को एक जगह सिंक कर सकें और मिल के काम कर सकें, जिससे उनके प्रॉफिट्स ज्यादा हो, कंपटीशन कम हो। अब ऐसा हो क्यों रहा है? हो इसलिए रहा है कि जो मेजर टेलीकॉम कंपनीज है ना इंडिया की, उनको बहुत लॉसेस हो रहे हैं।
खासकर भारती एयरटेल वोडाफोन इंडिया दोनों को बहुत लॉसेस हो रहे हैं और इनको चैलेंजेस बहुत जगह से आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनका धंधा ऑलमोस्ट ठप कर दिया था जियो इन्फोकॉम ने जब वो फ्री डाटा लेके आया। तो उससे पहले क्या होता था, जियो के आने से पहले क्या होता था भाई, 1 GB 3G डाटा, 4G डाटा 1 GB 300 रुपए का, 1 GB 400 रुपए का। तो लोग सोचते थे 1 GB की 400 रुपए कौन देगा। और अगर आप हाई पिक्सल में, अगर आप 1020 पिक्सल में यूट्यूब में वीडियो देखते हैं तो 1 GB तो आपका 1 से 1.5 घंटे में उड़ जाएगा, उससे कम में भी कहीं उड़ जाए, ठीक है ना, क्योंकि 1920 पिक्सल में भी कुछ वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब में अल्ट्रा HD। तो उसके बाद जियो आया और जियो ने फ्री में डाटा बांटना शुरू कर दिया। शुरू में तो अनलिमिटेड ही कर दिया, फिर 8 GB हुआ, फिर 4 GB हुआ। तो इस तरीके के चैलेंजेस आए इन कंपनी के सामने। फिर और भी बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, जैसे नॉन टेलीकॉम कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं। अब नॉन टेलीकॉम कॉम्पिटिटर्स जैसे व्हाट्सएप हो गया, स्काइप हो गया, अब आज की डेट में गूगल का डियो आ गया है, फेसबुक का मैसेंजर आ गया है, स्काइप है, व्हाट्सएप है। इनमें क्या होता है, आप देखिए फ्रेंड्स कि नॉर्मल इंटरनेट कनेक्टिविटी 3G में भी आप आराम से ऑडियो कॉल में बात कर सकते हो, सब में कर सकते हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, स्काइप हो, आपका फेसबुक हो। अमेजन भी कह रहा है कि इसमें जल्दी घुसने वाला है, वीडियो कॉल हो रही है, व्हाट्सएप में मैसेजिंग सर्विसेज हो रही है। तो फोन का आपका काम क्या है, दो ही काम है फ्रेंड्स, एक तो मैसेज है और एक तो कॉल। सबसे मेन चीज यही है। और अब जब चीजें ओवर द टॉप सर्विसेज की वजह चलते सब कुछ इंटरनेट के थ्रू ही मिलने लगा है, तो लोग ऑब्वियसली ये सोचेंगे कि हम कॉल के लिए पैसा पे क्यों करें जब हम इंटरनेट रिचार्ज से सब कुछ कर पा रहे हैं। लोगों के दिमाग में ऑब्वियसली ये बात आने वाली है, ठीक है। तो इंडिया में जो मोबाइल के कॉस्ट हैं, एक इंटरनेट, एक आप कह सकते हो कि टेलीकॉम सर्विसेज के जो इस्तेमाल करने के कॉस्ट हैं वो बहुत जबरदस्त तरीके से गिरे हैं, ठीक है। और जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, जो टेलीकॉम सर्विसेज हैं, वो जबरदस्त तरीके से घाटे में जा रही हैं, इसलिए वो अपने आप को कंसोलिडेट कर रही हैं। और ये कंसोलिडेशन केवल इंडिया में देखने को नहीं मिल रहा है, ग्लोबल मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। यूरोप में बहुत सारे मर्जर्स हुए हैं और जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है ना, नीदरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, यहाँ पे आप देखोगे कि अब केवल 3 से 4 कॉम्पिटिटर्स रह गए हैं, क्योंकि बहुत जबरदस्त कंसोलिडेशन हुआ वहां पे। क्या होता है कि जब अलग अलग कंपनीज ऑपरेट करती है ना, तो उनको सब कुछ अपना करना पड़ता है। अपने टेलीकॉम टावर्स चाहिए, अपने फाइबर केबल्स चाहिए, ठीक है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अपना चाहिए। लेकिन जब उनके प्रॉफिट्स गिरने लगे, जब उनके पास पैसा ही नहीं आ रहा, तो क्या करेंगी, 2-3 कंपनियां आपस में एक दूसरे के रिसोर्सेज को पूल करके काम करने की कोशिश करेंगी। तो अब अगर वो कंसोलिडेट करती हैं मान लीजिए, तो नंबर ऑफ प्लेयर्स मार्केट में घट जाएंगे। और नंबर ऑफ प्लेयर्स अगर मार्केट में घट गए तो कंपटीशन घट जाएगा और इस चीज के पूरे चांसेस है कि दाम बढ़ जाएंगे। तो ये आर्टिकल यही करने की कोशिश कर रहा है कि एक बार अगर कंपटीशन घटा और नंबर ऑफ प्लेयर्स कम रह गए, तो आपस में एक तरीके की मोनोपोली करके जो ये चार्जेस हैं उनको बढ़ा सकते हैं। और ये जो यूजर्स अभी बहुत कम पैसे देके जो सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, इनका ये एडवांटेज जा सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए जो कंज्यूमर चार्जेस हैं इंडिया में, वो बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिकली नीचे गए हैं, ठीक है। तो अब आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, ये देखते हैं। जब नया कोई वो कंपटीटर आता है मार्केट में, तो बहुत सारी फ्री सर्विसेज लेके आता है यूजर्स के लिए। जैसे कि आप रिलायंस जियो इन्फोकॉम की बात कर लीजिए, जब ये आए तो फ्री में इंटरनेट कनेक्शन और फ्री में फ़ोन और फ्री में मैसेजेस सब कुछ फ्री में देने लगे, तो भाई एयरटेल और वोडाफोन बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट हो गए। लेकिन वो फ्री वाला कल्चर ज़िंदगी भर तो रहेगा नहीं, अब धीरे धीरे ये भी अपनी सर्विसेज के लिए चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ चल रही है। एग्जैक्टली क्या आने वाला है ये तो टाइम ही बताएगा। साथ साथ एक बुरी खबर है, बुरी खबर ये है कि जो हमारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं ना, वो 5G में इन्वेस्ट करने के लिए अब ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रख रहे। देखिए, यूके में 5G इंट्रोड्यूस होने वाला है, इंडिया में भी 5G आना चाहिए, क्योंकि इंडिया का मार्केट देखा जाए दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट है टेलीकॉम का, ठीक है। सबसे ज़्यादा आबादी है, ऑब्वियसली बात है, चाइना का सबसे बिगेस्ट हमारा ही हो जाएगा, क्योंकि आबादी ज़्यादा तो टेलीकॉम मार्केट बड़ा। और फोन अब ऑलमोस्ट सबके पास ही है, शायद चाहे कितना से गरीब का गरीब तक का इंसान हो, ठीक है, उसके पास भी आपको फोन मिलेगा, ठीक है। तो 5G टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गिरती है इन्हीं ऑपरेटर्स की। और इन ऑपरेटर्स का, जैसे भारती एयरटेल, वोडाफोन, इनका क्या बोलना है कि दे एट द पॉइंट ऑफ टाइम आर नॉट इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन 5G। ये आइडिया जितने भी हैं, ये सब बोल रहे हैं कि हम अभी 5G में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए 5G टेक्नोलॉजी नई है, उसको लाने के लिए बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, बहुत सारे पैसे की जरूरत है। और ये सारी कंपनीज, टेलीकॉम कंपनीज, इंडिया में घाटे में जा रही है। इन कंपनीज का कहना है कि इंडियन यूजर को सस्ते की आदत पड़ गई है, वो ज्यादा पैसा देना नहीं चाह रहे। और 5G नेटवर्क को इंडिया में लाने में पैसा लगेगा, तो इसलिए इनको रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे। और अगर ये रेट्स बढ़ाते हैं तो ये अनसस्टेनेबल हो जाएंगे प्रेजेंट मार्केट कंपटीशन में। इसलिए दे आर इन नो हरी टू ब्रिंग 5G कनेक्टिविटी इन इंडिया। तो ये इंडिया के लिए एक बुरी खबर आप कह सकते हो। तो देखते हैं गवर्नमेंट इसमें क्या करती है और आने वाले टाइम में क्या चीज सामने निकल के आती है।
तो करंट अफेयर्स को मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया फ्रेंड्स। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा डेली करंट अफेयर्स देखें। मैं सारी न्यूज़ कवर करता हूँ, कुछ न्यूज़ 1-2 दिन आगे पीछे हो सकती है, वो मैं इंश्योर करूंगा कि वो पूरी हो। आप होलिस्टिक तरीके से इस वीडियो को जरूर देखते रहें, रोज देखें, कभी मिस मत करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट करिए, जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करें और पढ़ते रहें फ्रेंड्स। सो गुड बाय, टेक केयर।